नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप जानते होंगे, मेरा नाम भुवन है। आज के वीडियो में बताऊंगा पर्सनल लोन अप्लाई करते समय किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। सैलरीड कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी और प्रोफेशनल कैटेगरी, ये तीन अलग अलग कैटेगरी हैं। इनमें कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो सारा डिस्कस करूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा KYC डॉक्यूमेंट। इसमें सबसे पहले है पैन कार्ड, जो कि मैंडेटरी है। अगर पैन कार्ड खो गया है, मिसप्लेस हो गया, उस केस में पैन नंबर भी दिया जा सकता है। अगर पैन कार्ड नहीं बना है, पैन नंबर भी नहीं है, तो लोन पॉसिबल नहीं है। दूसरा है गवर्नमेंट आईडी, जिसमें कि एड्रेस भी हो, जैसे कि पासपोर्ट, वोटर आईडी, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा है करंट एड्रेस प्रूफ। अगर करंट एड्रेस प्रूफ ऊपर दी गई किसी एक गवर्नमेंट आईडी पर आ रहा है तो अलग से एक करंट एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन आईडीज़ पर करंट एड्रेस नहीं आ रहा है तो फिर एक अल्टरनेट एड्रेस प्रूफ में दिया जा सकता है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक पासबुक जिसमें लेटेस्ट एंट्री हो, पोस्टपेड फ़ोन का बिल, लैंडलाइन बिल, ब्रॉडबैंड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, गैस का बिल। रेंट एग्रीमेंट अगर आप दे रहे हैं तो लैंडलॉर्ड का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना होता है। इसके अलावा कंपनी के लेटर हेड पर करंट एड्रेस प्रूफ लिख करके दिया जा सकता है। सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में या पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनीज के केस में ये भी चल सकता है। इसके अलावा लेटर अटेस्ट करके दिया जा सकता है किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा, MP या MLA के द्वारा। चौथा है करंट रेजिडेंस ऑनरशिप प्रूफ। ये ऑनरशिप प्रूफ तभी लिया जाएगा जब आपका करंट रेजिडेंस सेल्फ ओन्ड है या पेरेंटल है। उस केस में लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट वाटर बिल या फिर हाउस टैक्स रिसीट दिया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे, ये चारों डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से पहला और दूसरा मैंडेटरी है, तीसरा और चौथा कंडीशनल है। चलिए अब बात करते हैं इनकम प्रूफ की। यहाँ पर मैंने सैलरीड, प्रोफेशनल और बिजनेस क्लास को एक ही चार्ट में दिखाया है। सैलरीड केस में 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर 3 महीने का सैलरी सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। प्रोफेशनल और बिजनेस क्लास में क्योंकि वो सैलरीड नहीं है तो वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट सैलरीड और प्रोफेशनल केस में ज़रूरत होती है। यहाँ पर प्रोफेशनल कैटेगरी में वो लोग आते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर या फिर इंश्योरेंस एजेंट। बिजनेस क्लास में 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। फॉर्म 16 या 26 ES सैलरीड केस में चाहिए होता है, प्रोफेशनल केस में चाहिए होता है, बिजनेस क्लास में नहीं चाहिए होता है। ITR सैलरीड और प्रोफेशनल केस में नहीं चाहिए होता है, बिजनेस क्लास में चाहिए होता है। बिजनेस क्लास में इनकम कंप्यूटेशन सीट भी चाहिए होती है पिछले 1 साल की, जो ऑडिटेड होनी चाहिए। इसके अलावा जॉइंट लोन भी पॉसिबल है। जॉइंट लोन में जैसे ब्लड रिलेशन में स्पाउस को बनाया जा सकता है जॉइंट होल्डर, या पेरेंट को बनाया जा सकता है, या फिर सन डॉटर को बनाया जा सकता है। जॉइंट लोन के केस में लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इस केस में दोनों के KYC डॉक्यूमेंट, दोनों के इनकम प्रूफ लगेंगे। इसके अलावा लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए रेंटल इनकम प्रूफ भी दिए जा सकते हैं। यहाँ पर रेंटल इनकम वही इंक्लूड होगी जो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। जो रेंटल इनकम कैश से आती है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। रेंटल इनकम चाहे आपने किसी इंडिविजुअल को रेंट पे दिया हो या कॉमर्शियल रेंट आ रहा हो, वो दोनों ही रेंटल इनकम ऐड हो सकते हैं। इसको आप समझ गए होंगे। इसमें जॉइंट लोन और रेंटल इनकम ये दोनों ऑप्शनल चॉइस है, ये मैंडेटरी नहीं है। चलिए अगला डॉक्यूमेंट है जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ। 1 साल की जॉब कंटिन्यूटी प्रूफ चाहिए होती है सिर्फ सैलरी के केस में, जैसे कि डेट ऑफ जॉइनिंग अगर सैलरी स्लिप पर आ रहा है या फिर ऑफिस के ID कार्ड पर अगर डेट ऑफ जॉइनिंग आ रही है 365 डेज से पहले की, 1 साल से पहले की, तो वो चल जाएगा। या फिर अगर डेट ऑफ जॉइनिंग 365 डेज पूरे नहीं हो रहे हैं, मतलब उसके बाद की डेट ऑफ जॉइनिंग है, उस केस में पिछली कंपनी का लिविंग लेटर या फिर एक्सपीरियंस लेटर भी दिया जा सकता है, जिसमें कि आपका वर्क टेन्योर लिखा हो। इसके अलावा अपॉइंटमेंट लेटर आप दे सकते हैं।
प्रीवियस कंपनी की लास्ट सैलरी स्लिप दे सकते हैं अगर आपके पास ड्राइविंग लेटर नहीं है। बैंक स्टेटमेंट दी जा सकती है 13 मंथ की, जिसमें कि 12 सैलरी क्रेडिट हो, क्योंकि 12 सैलरी आपकी क्रेडिट हो गई तो इसका मतलब 1 साल जॉब कंटिन्यूशन आपका हो जाता है। या फिर फॉर्म 16 दिया जा सकता है अगर वहाँ पर पूरे 1 साल का अगर फॉर्म 16 आया हुआ है आपके पास। इसके अलावा 1 साल पुरानी सैलरी स्लिप दी जा सकती है अगर आप सेम कंपनी में वर्किंग हैं, तो 12 महीने पुराना कोई भी एक सैलरी स्लिप दे सकते हैं। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, जैसे कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, ये मैंडेटरी है। ऑफिस का आईडी कार्ड या फिर प्रपोजल फॉर्म में आपको ऑफिस की ईमेल आईडी लिखनी होती है। दूसरे बैंक का स्टेटमेंट लिया जा सकता है एवरेज बैंकिंग बैलेंस निकालने के लिए, या फिर जैसे कि आपका कोई होम लोन चल रहा है जहां पर आप जॉइंट होल्डर हैं, जबकि ईएमआई आपके अकाउंट से नहीं जाती है, किसी दूसरे के अकाउंट से जाती है, तो उस केस में बैंक सैंक्शन लेटर और दूसरे बैंक की स्टेटमेंट मांग सकता है। इसके अलावा अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं लोन को, तो लोन का शेड्यूल चाहिए होता है। क्रेडिट कार्ड को अगर आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चाहिए होता है। अगर आपने रिसेंटली कोई लोन क्लोज किया है जो अभी भी आपके सिविल में एक्टिव दिख रहा है, तो उस केस में बैंक आपसे एनओसी मांग सकता है उस लोन की। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी मिसमैच है या किसी मंथ में सैलरी नहीं आई है, तो बैंक क्लैरिफिकेशन लेटर मांग सकता है आपके एचआर से या कंपनी में आपके अकाउंट डिपार्टमेंट से। इस वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं, करीब 90% बैंक यही डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं। सिर्फ 1-2 बैंक या एनबीएफसी ऐसे हैं जिनकी पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं बैंक में लोन की एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।